अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख। आज बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और माज़रत बहुत लेट हो गई मैं वीडियो बनाने में, लेकिन जो आज की तमाम तरह अपडेट्स हैं वो उनसे भी आपको आगाह कर देती हूँ। लेकिन जो स्पेशल चीज़ें हैं जो आज रात को कुछ अपडेट्स आई हैं उनसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊँ कि आज जो दिन की शुरुआत हुई थी वो आपको पता है कि पीटीआई के जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, मरकज़ी दफ्तर है पीटीआई का, वहाँ पर धावा बोला गया है, वहाँ पर हमला किया गया, पुलिस की तरफ से रेड की गई है और वहाँ पर जितना साजो सामान था वो सब उठाकर वो अपने साथ लेके थे। रिकॉर्ड्स को उन्होंने तहवील में ले लिया था, ना सिर्फ रिकॉर्ड्स को बल्कि वहाँ पे एलसीडीज़, कंप्यूटर्स, तो चलो उन्होंने रिकॉर्ड का बहाना करना था, ठीक है कंप्यूटर्स लेके, लेकिन कंप्यूटर के साथ एलसीडीज़ का क्या ताल्लुक था। और फिर यहाँ तक के पानी की बोतलें तक उठा कर ले गए थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पानी की बोतलों के अंदर से शायद कोई शवाहिद मिलने हैं उन्हें, कोई ऐसी बारूद बम का निकालना है उन्होंने पानी के अंदर से, बोतलों के अंदर से, जो कि बहुत ज़रूरी थी बोतलें उठाना। तो या शायद गर्मी की शिद्दत इतनी है कि प्यास लगी होगी तो वो पानी की बोतलें भी साथ उठा के ले गए। लेकिन खैर ये इस वक्त है पीटीआई के साथ जो रवैया बरता जा रहा है इस हुकूमत की तरफ से, ये उसका हाल है और ये मंजरनामा पूरी दुनिया ने देखा है। जी हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि जो इंटरनेशनल कवरेज हुई है इस तमाम सानहे की, वो किन किन चैनल्स पे हुई है, और ये सिर्फ अभी चंद चैनल्स मैं आपको बता रही हूँ, इंटरनेशनली आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये चंद हैं। पूरी दुनिया ने, मीडिया ने कवरेज की है। जो पीटीआई, जो पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी है, जिसको पूरी आवाम ने वोट दिया है, सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है पाकिस्तान की, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ जो रवैया बरता जा रहा है वो पूरी दुनिया कवरेज कर रही है और इनकी हरकतें देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार हो चुकी है ये हुकूमत। तो इसके ऊपर आज बात करते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि किस किस ने, सिर्फ आप नोटिस कीजिएगा कि किस किस चैनल ने, किस किस मीडिया आउटलेट ने इसके ऊपर कवरेज किया है। वायोन इंडिया का ये, टाइम्स ऑफ इंडिया, एमएसएन, द हिंदू, अल जजीरा, ये अरब अरब चैनल्स हैं, अरब न्यूज़, अल मायदीन इंग्लिश, एजेंसिया नोवा, न्यूज़ 18, खलीज टाइम्स, टीआरटी और न जाने कितने चैनल्स हैं जिन्होंने इस चीज़ की कवरेज की है कि धावा बोला गया पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर पे, और साथ ही बैरिस्टर गौहर को और साथ रऊफ़ हसन साहब को अरेस्ट किया गया, उनको एक तरह गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि रऊफ़ हसन साहब ने इस चीज़ की तरदीद की है कि सॉरी, बैरिस्टर गौहर साहब ने इस चीज़ की तरदीद की है कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था। एक्चुअली रऊफ़ हसन साहब को अरेस्ट किया गया और वो उनके साथ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि रऊफ़ हसन की जो उम्र है वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, ही इज़ 71, साथ वो कैंसर पेशेंट हैं, और उनके साथ किस कदर बदतरीन सलूक, बदतरीन रवैया ये हुकूमत ने रखा है, इस स्टेट ने रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो बढ़ चढ़ कर तनकीद करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि चलिए रस्म के कोई ना सर उठा के चले, तो इस वक्त पाकिस्तान में वो रस्म चल रही है कि आप कोई मुखालिफ अगर बात करेंगे या आप तनकीद करेंगे तो आपको डिजिटल दहशतगर्द करार दिया जाएगा। लेकिन मैं आज देख रही थी कि जिस तरह से अमेरिका में अमेरिकी जो नेशन है वो किस तरह अकाउंटेबल करती है अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने सामने, एंड आई वॉज फीलिंग सरप्राइज्ड, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि आज डायरेक्टर उनकी जो सीक्रेट सर्विसेज, सीक्रेट एजेंसी जो उनकी है, उनकी डायरेक्टर बैठी हुई थी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंटेरियंस ने उनसे जो सख्त तरीन सवालात किए हैं। आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देखिएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पे तो नहीं चला सकती हूँ, कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि वो कौम किस तरह से ट्रीट करती है, कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं अपनी एजेंसीज़ को, कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं हमारी हिफाजत के लिए। जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है वो कैसे हुआ है, आप ये सोचेंगे अभी डोनाल्ड ट्रंप उनका प्रेसिडेंट है नहीं, बना नहीं है, एक्स प्रेसिडेंट है और आने वाला प्रेसिडेंट है, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो चढ़ दौड़े हैं अपनी सीक्रेट एजेंसीज के ऊपर कि आपको जो हम पैसे दे रहे हैं वो किस चीज़ के दे रहे हैं, और आप वो सवालात और जवाबात देखिएगा एक दफ़ा ज़रूर। वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह वो जो डायरेक्टर थी वो सर झुका के, शर्मा के,
बैठी हुई थी और उससे पार्लियामेंटेरियंस जिस तरह उसकी तज़हीक आमेज़ लहजे में उससे सवालात जवाबात कर रहे थे कि भाई हाँ ना में जवाब दो, इससे एक लफ्ज़ ऊपर नहीं बोलना। और अगर वो इतना बोलती थी कि नहीं मैं आपको समझाती हूँ कि ये ऐसे हुआ वैसे, कहते हैं शट अप, येस और नो, और कहते हैं यू आर थ्रोइंग बुलशिट। मतलब इस किस्म के वर्ड्स थे। और मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा यहाँ पे तो हम पूरी कौम जो है वो सर झुका के खड़ी होती है, कोई किसी की मजाल नहीं है कि कोई सवाल जवाब तो दूर की बात है, कोई कुछ कह नहीं सकता, पूछ नहीं सकता। अगर आप कुछ पूछेंगे तो आप डिजिटल दहशतगर्द करा दिए जाएंगे। आपको पता है इन चीज़ों के ऊपर तो खुल के बात भी नहीं की जा सकती है डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी शायद मैं डिजिटल दहशतगर्दों की लिस्ट में ही आती होंगी। तो रहने देने इस टॉपिक को, इसके ऊपर आपने अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करना है मुझे। अच्छा खैर, आपको ये जो इसके ऊपर मैंने बात करनी थी लेकिन ये बीच में आ गया टॉपिक। तो बात ये है कि दुनिया इस तरह ट्रीट करती है और हम किस तरह ट्रीट करते हैं, और उसके बाद हमें किन अलकाबात से नवाजा जाता है। आज की जो ये सब रेड हुई है, पीटीआई के जो मरकज़ी दफ्तर है उसके ऊपर भी कवरेज की है पूरी दुनिया ने, क्योंकि पूरी दुनिया पीटीआई को आप ना माने, आपके मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया पीटीआई को जानती है, दुनिया तहरीक इंसाफ को जानती है कि अवाम का मैंडेट अगर किसी पार्टी को हासिल है तो वो तहरीक इंसाफ है। इन चोरों, डकैतों, डाकुओं को दुनिया नहीं मानती है कि ये यहाँ पे लीडर्स हैं, ठीक है। तो अपने मुंह बोल के या आप 2 नंबरी करके या फॉर्म 47 की पैदाइश से या फिर आप किसी और तरीक़ों से, वो जो मरीम नवाज़ कहती रही हैं कि ये तरीके मुझे बड़े अच्छे तरह आते हैं, उन तरीक़ों से अगर आप आके बैठ गए हुकूमत पे, दैट डजंट मेक यू लीडर एंड दैट डजंट मेक यू रूलर्स एज वेल, ठीक है। तो वो कहते हैं ना घर के ऊपर जो जैसे बदमाश और वो चोर चक्के आके घर के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान का वो हाल हुआ है। एनीवेज, आपको इसके बाद बताऊं कि आपको ने आज की जो अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो तो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं उसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि बल्कि अब तो काफ़ी देर गुजर चुकी है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, रात को कोई 11-12 बजे के करीब अडियाला जेल के ऊपर एक हमला हुआ है जिसमें गाड़ी जो है गेट को तोड़ते हुए अंदर चली गई है। लेकिन खैर उस शख्स को अरेस्ट भी कर लिया गया और उससे तफ्तीश भी की जा रही है। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर आज एक गाड़ी इस तरह बैरियर क्रॉस करके अंदर दाखिल हुई है तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर द प्रिजनर्स आर नॉट सेफ, और पाकिस्तान का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर मौजूद है। दैट्स अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन यहाँ पे खैर पूछने वाला तो कोई है नहीं। अडियाला जेल से इस पर बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आज अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर केसेस ख़त्म होना शुरू हुए तो इनका प्लान है कि मुझे मिलिट्री जेल में भेजा जाए, और राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने बयान दिया कि मुझे जेल में रखा जाए। उनका कहना था कि हमारे कारकुनान मिलिट्री जेल में पड़े हुए हैं। उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि मैं जेल के वीआईपी कमरे में हूं, और अगर तारड़ सच बोल रहा है तो मुझसे मिले। मीडिया 2 मिनट के लिए आकर मेरे कमरे का दौरा करे। डेथ सेल और दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार मुलजमान के सेल की दीवारें मेरे कमरे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को कवर करने के लिए झूठ बोला जा रहा है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटिशन पर चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है। हमारी 25 मई के हवाले से पिटिशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही? सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा मामला चल रहा है। उन्होंने इस पर बात की। फिर उन्होंने सरीना ईसा के बारे में कहा कि उनके जो बयानात हैं मेरे बारे में वो सब सोशल मीडिया पर पड़े हैं, तो इखलाकी तौर पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें तो अब हमारे केस है या हमारे खिलाफ मुकदमात सुनने ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने दोशा खाना के बारे में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ रुपए लगाई थी। हमने 50% रकम अदा कर 90 लाख रुपए में हार खरीदा था जो हमारे पास मौजूद है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा नवाज शरीफ और राशिद जरदारी के तोशा खाना रेफरेंस की समाअत क्यों नहीं हो रही? उनका कहना था कि मुझे पता है कि नए केस की बाद कोई नया तोहफा लेकर आएगा, और 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। जब मुझे गोलियां लगी तो मैंने जनरल फैसल नसीर का नाम लिया था। उस वक्त तो
किसी ने एहतजाज नहीं किया, ना तोड़फोड़ हुई थी। गुज़श्ता साल 14 मार्च को मेरे वकला ने यकीन दहानी कराई थी कि हम कहीं नहीं जाएंगे और तफ्तीश में ताउन करेंगे। वकला की यकीन दहानी के बावजूद रेंजर्स और पुलिस घर दाखिल हुई और तोड़फोड़ की। 14 मई को मेरे घर पर हमला हुआ और 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी के मौका पर पुलिस दोबारा मुझ पर हमला आवर हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया था कि मुझे गिरफ्तार करेंगे और अपनी गिरफ्तारी से कबल, अब ये स्टेटमेंट ज़रा आप गौर से सुनिएगा क्योंकि इसकी तरदीद आ चुकी है। उनका कहना था कि मुझे पता लग गया था कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे और अपनी गिरफ्तारी से कबल कारकुनान को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। जब पार्टी चेयरमैन को रेंजर्स अगवा करके लेकर जाएगी तो कारकुनान GHQ के सामने ही मुजाहरा करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी तरदीद आ चुकी है। जो असद कैसर साहब हैं और अली मोहम्मद खान साहब हैं, दोनों ने इस बात की तरदीद की है कि रिपोर्टिंग गलत हुई है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ पर खुद मौजूद थे। खान साहब ने ये बात नहीं की है। तो ये इंतहाई फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि हर जगह कोट की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे पुरअमन एहतजाज को बगावत बना दिया। अगर हम पुरअमन ना होते तो यास्मीन राशिद जना हाउस के बाहर लोगों को अंदर जाने से ना रोकती। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया, 3 लोगों की टांगें काटी गई और 1 को माजूर किया गया। हमारे 10,000 लोगों को उठाया गया और इनको सज़ा दी गई। उनका कहना था कि उनका ख्याल था कि मुझे गिरफ्तार किया जाए तो पार्टी टूट जाएगी और परवेज़ खटक ने हमारे लोगों को बताया कि बानी PTI जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नवाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी हुकूमत से कह रहा है कि महंगाई कर दी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए जिसकी वजह से बिजली की कीमत कंट्रोल से बाहर है। यही लोग IPPs को लेकर आए थे और अब यही कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं पार्टी के सेंट्रल ऑफिस पर पुलिस छापे और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि एक ऐसी जमहूरियत है कि हमारे पार्टी के मौजूदा चेयरमैन और तर्जुमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर गौर हमारे MNAs की दस्तखतों की तस्दीक कराने इलेक्शन कमीशन जा रहे थे, उन्होंने जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी। एक्चुअली द स्टोरी इज़ के जो एफिडेविट्स थे उनको जब्त करने के लिए ये धावा बोला गया और वो एफिडेविट्स जो हैं वो पुलिस ने जो है अपनी तहवील में ले लिए, जिसके लिए ये सब कुछ जो आज अटैक हुआ है सेंट्रल सेक्रेटरी पे वो इसलिए हुआ है। तो पार्टी के सेंट्रल ऑफिस पर पुलिस छापे और गिरफ्तार, अच्छा ये बात होगी। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि मुल्क में किसकी हुकूमत है और सब जानते हैं मुल्क आसिफ मुनीर चला रहा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हालात काबू से बाहर हैं और अवाम का पारा हाई है। इस मौके पर सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपने बराह रास्त फौज पर बन्नू वाक़े की फायरिंग का इल्ज़ाम आयद किया, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, आपके पास इसका क्या सबूत है, क्या आप पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? तो इसके जवाब में बानी PTI ने कहा कि मैंने इससे बड़ी बात की है कि बन्नू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए। मुझे एक तो मुझे जेल में कैद की सज़ा है और दूसरा मुझे PTV देखने की सज़ा दी हुई है। उनसे पूछा गया, कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जिस पर उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है ये मुल्क में सीधा मार्शल लॉ लगा दें। वैसे भी मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मुल्क की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं और हमारे प्रोफेशनल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। जो समझता है कि मुल्क को बहरान से निकालने का हल टेक्नोक्रेट सेटअप है वो बेवकूफ़ है। मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। मोहसिन नकवी फ्रॉडिया है और वॉइस राय बना फिरता है, उसके पीछे बड़े साहब हैं। मैंने कोई गलती नहीं की, लिहाजा मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, उनको चाहिए कि वो मुझसे माफ़ी मांगें। जब उनसे पूछा गया कि इलेक्शन कमिश्नर को जनरल फैज़ ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर तैनात करवाया था, क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ वही करता था जो उसे कमर बाजवा कहता था, लेकिन ये मुझे यकीन दिलाते थे कि हम न्यूट्रल हैं। कमर बाजवा कमर में छुरा घोंपने का माहिर था और उसकी अपनी ही गेम थी। गैर मुल्की जरीदे में छपने वाले इंटरव्यू के हवाले से बानी PTI ने कहा कि मैं अपने वकला को कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ और इसी बुनियाद पर इंटरव्यू छपता है। तो ये थी खान साहब की गुफ्तगू। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं मुहिम है। ये जो आज DG ISPR साहब ने गुफ्तगू किया उसके ऊपर ज़रा से नज़र डाल लेते हैं, लेकिन मैं इसके सिर्फ आपको क्रक्स और टू द पॉइंट बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा है। एक सियासी माफिया उसके खिलाफ खड़ा हो गया। अज़्म इस्तेकाम के ऊपर उन्होंने बात की है, मुल्क के ऊपर जो बढ़ती दहशत गर्दी है उसके ऊपर उन्होंने बात की है।
डिजिटल दहशतगर्दों के ऊपर उन्होंने बात की है। ये सब आप सुन चुके होंगे, वैसे इसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है मुल्क में झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी मालूमात, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, और जो काउंटर टेररिज्म की मद में इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजमूई तौर पर अब तक 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए झूठ और प्रोपेगेंडे के दौरान ये ज़रूरी है कि ISPR कॉन्फ्रेंस बाकायदगी से मुनक्कद करें ताकि ना सिर्फ किसी भी सूरत हाल पर मौक़िफ़ की वजाहत हो सके बल्कि जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों और झूठ का बर वक्त सदेबाप किया जा सके। और उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेकाम का मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल गठजोड़ को तोड़ना है। उनका कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए तेल की स्मगलिंग से बनाए जाते हैं, 50 से 60% गैर कानूनी सिगरेट बिकते हैं, अरबों रुपए की इसमें माफिया है या नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर जो अभी उमर अयूब साहब ने इन्हें जवाब बात दिए हैं उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे, लेकिन इसका स्पेसिफिकली जवाब उन्होंने दिया है कि बॉर्डर के ऊपर कोई पटवारी तो बैठे नहीं हुए, बॉर्डर के ऊपर कौन बैठा हुआ है जो तेल की स्मगलिंग्स जो है वहाँ से होती रहती हैं और उन्हें पता नहीं चलता। इसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, 9 मई वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया तो मुल्क में फस्तायत फैलेगी। कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया तो मुल्क में फस्तायत फैलेगी। उन्होंने कहा कि हाँ, मसला ये है कि ये क्योंकि आपका अदालती निज़ाम है जो 9 मई के मनसूबा साज हैं उनको ढील दे रहा है, इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया तो मुल्क में इंतशार फस्तायत मजीद फैलेगी। ये एहतजाज, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं है। एक मजमे में शरपसंद अनासर घुसते हैं और लोगों को मारते हैं और ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। ये नहीं समझ आता कि सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है। फिर डिजिटल दहशतगर्दों के बारे में उन्होंने कुछ कहा है और उसका क्रक्स मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो ये है कि डिजिटल दहशतगर्द फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैलाकर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करता है। तो जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर PTI के हक़ में जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, शायद उन्हीं को डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डिजिटल दहशतगर्द किसको कहा जा रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा वैसे ये सब गैर ज़रूरी बातें, इसको स्किप करके मैं आगे चलती हूँ। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे भी सुन ली होगी, उसमें जितनी बातें हैं, लेकिन आप चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो और कौमी असम्बली के में कायदे हिस्ब इख्तलाफ उमर अयूब ने उन्हें जो जवाब दिया उनके ऊपर चलते हैं। उनका कहना है कि DG ISPR स्मगलिंग पर बात की है तो वो बताया जाए कि बॉर्डर पर ड्यूटी कौन देता है, पेट्रोलियम मसनूआत क्यों और कैसे स्मगल हो रही हैं। PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अयूब ने कहा कि DG ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली के खिलाफ फर्द जुर्म थी। उन्होंने स्मगलिंग पर बात की, क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर पटवारी ड्यूटी देते हैं। ईरान से 550 अरब रुपए की पेट्रोल की स्मगलिंग, 550 अरब रुपए की पेट्रोल की स्मगलिंग होती है तो बताएं बॉर्डर पर ड्यूटी कौन देता है, पेट्रोलियम मसनूआत क्यों और कैसे स्मगल हो रही हैं, मंशियात की स्मगलिंग अरूज पर है, उनको पकड़ें। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ घर से मुहिम शुरू करें, हम साथ हैं। बेनामी अकाउंट्स के बारे में वज़ीर आज़म से पूछें। नेक्टा को FATF की वजह से बनाया गया था जबकि जुडिशल कमीशन बनाकर बन्नू वाक़े की तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में मोहसिन नकवी के दौर में गैर कानूनी गंदम बाहर से खरीदी गई। अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान फॉर्म 45 पर नोकझोंक हुई। नए कवानीन के बजाय मौजूदा आइन और कानून पर अमल दरामद किया जाए, जबकि आपके जहां बात करने और सोच पर कदबन है वहाँ क्या बात करेंगे। उमर अयूब ने मरकजी सेक्रेटरीट पर छापे के हवाले से कहा कि पुलिस ने तमाम बयान हल्फी तहवील में ले लिया है। रऊफ हसन बुजुर्ग और कैंसर के मरीज हैं लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने तो खैर क्लियर कर दिया कि उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो सियासी जमात के मरकजी दफ्तर पार्लियामान की बुनियाद है, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पर आज रेड की गई है। पुलिस की भारी नफरी ने मरकजी सेक्रेटरी को घेरे में लिया, बगैर कोई नोटिस, बगैर किसी पार्टी सेक्रेटरी पर धावा बोला गया और तमाम जगहों की तस्वीर बनाई गई, जबकि मुझे नहीं, रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। हम इस इकदाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सियासी जमात के दफ्तर पर हमला
काबिल जवाज़ नहीं। मुश्किल की इस घड़ी में पीटीआई है, थी और रहेगी। 3 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। ये था जी उनका कहना। और साथ ही उन्होंने कहा कि डीजी साहब ये बेनामी अकाउंट्स का जिक्र किया है। पहले वज़ीर आज़म हाउस से बेनामी अकाउंट्स के बारे में पूछ लेते हैं। आन अली थी, उसमें आसिफ अली जरदारी का नाम आता था। साबिर मिट्टू के अरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, जो कि साबिर मिट्टू जो कि उन्होंने कहा कि बाजवा साहब के समधी हैं, उनकी जो अरबों की प्रॉपर्टी थे उनसे भी ज़रा सवाल कर लें और अपने घर से ज़रा शुरुआत कर लें। उनसे ज़रा पूछें कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से बनी हैं। तो ये उमर अयूब साहब की धुआंधार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रियासत जो है वो अहमद वकास गुराया से अहमद वकास जंजुआ तक पहुंच गई है। बड़ी तेज़ी से इन्होंने सफ़र तय किया है। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कभी ना कभी हिसाब देना पड़ेगा। और दहशतगर्द जो है वो लोग हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान के साथ जुल्म, ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ की हैं और ये 75 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को दिवालिया कर दिए। वो तमाम दहशतगर्द हैं और उन तमाम दहशतगर्दों को अवाम कटहरे में लाएगी और बहुत जल्द लाएगी। तो ये थी जी आपकी आज की वीडियो। और इससे जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि आज जो छापा मारा गया है मरकज़ी दफ्तर पे, उस पर 15 से 20 ख़वातीन जो हैं वो अब तक लापता हैं। उनको कहाँ रखा गया है, किस थाने में, जगह जगह जाकर पीटीआई के लोग पता कर रहे हैं। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि उन ख़वातीन का कोई अता पता नहीं है अब तक कि उन्हें कहाँ रखा गया। ना पुलिस बता रही है। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये इसकी लॉजिक क्या है कि अगर ख़वातीन को आपने उठाया है उनके दफातर से, एटलीस्ट उनको तो छोड़ दें या उनके बारे में इतला तो दे दें। इतला तक नहीं दी जा रही कि वो कहाँ हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। तो इस सब के ऊपर बंदा अफसोस कर सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जुल्म के दिन जो हैं वो कम है और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि जो ये सब कुछ हुआ है और जो हो रहा है इसका एहतसाब कभी ना कभी ज़रूर होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।